हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। अपना नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले विच इज़ द फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, हम एक बार नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि जब तक आपको स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप आगे की वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले हमने यहाँ पे कप शेप स्ट्रक्चर देखा था विच इज इन येलो कलर, उसे हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। उसके अंदर यहाँ पे बंच ऑफ कैपिलरीज यानी कि कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क था विच इज नोन एज द ग्लोमेरुलस। उसके बाद जो ये बोमेंस कैप्सूल है, इसमें से जो इस तरीके से एक जिगजैग वे में जो ट्यूब निकल रही है, दैट इज नोन एज द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, इसके बाद जहां से ये थोड़ी सी स्ट्रेट ट्यूब स्टार्ट हो जाती है, दैट इज द हैंडलेस लूप। तो यहाँ पे क्योंकि ये लूप नीचे की तरफ जा रही है, तो इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। और यहाँ से ये जो लूप है ऊपर की तरफ जा रही है, तो दिस इज नोन एज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। उसके बाद अगेन आपको जिगजैग फॉर्म में एक पाइप या ट्यूब दिखेगी, दैट इज नोन एज द डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके अलावा यहाँ पे आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एफरेंट का मतलब होता है वो आर्ट्रियोल जो ब्लड को लेकर आ रही है, और इफरेंट आर्ट्रियोल मतलब जो यहाँ से एग्जिट हो रही है, जो ब्लड को बाहर की तरफ ले जा रही है। तो ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, इसका भी पूरा नेटवर्क जो है इसी के अराउंड रैप्ड है, और ये मिलके बनाता है वासा रेक्टा। सो दिस वॉज द बेसिक स्ट्रक्चर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स में हम बात करते हैं पीसीटी के फंक्शन की। जब हमने बच्चों टिश्यू वाला लेसन किया था, तो वहां पर हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था। हमने एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स किए थे, जैसे स्क्वेमस एपिथेलियम था, कॉल्यूमनर था, क्यूबॉइडल था। तो यहाँ पे जो पीसीटी है, इसे सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स कवर करते हैं। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप्ड के, ब्रश बॉर्डर मतलब उनकी बाउंड्री पे जो है ब्रश की तरह छोटे छोटे अपेंडेजेस होते हैं, और साथ ही साथ ये इसके रीएब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ये एब्जॉर्प्शन कर सके। तो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं या जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मीन्स जो आयंस के सॉल्यूशंस हैं 70 to 80% वो, और जो वाटर है, उन सब का जो आप कह सकते हो रीएब्जॉर्प्शन है, वो पीसीटी के अंदर होता है। पीसीटी जो है, इसके अलावा वो हमारी बॉडी फ्लूइड में जो पीएच और आयंस का बैलेंस है, उसे भी मेंटेन करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया और पोटाशियम आयंस, सिर्फ इनको जो है हमारे ब्लड में से निकाल के फिल्ट्रेट में डाल देती है, और जो बाइकार्बोनेट आयन है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, आयंस है, जो लिक्विड वाला पार्ट है, उसे पीसीटी रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है। इसके बाद बात हम करते हैं हैंडलेस लूप, जो भी मैंने आपको दिखाया था। अगर आप बात करो असेंडिंग लिम्ब की, यानी कि वो लिम्ब जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, जो राइट साइड की तरफ था, उसमें रीअब्सॉर्प्शन मिनिमम है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो रीजन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो जो मेडुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मतलब जो मेडुला के आसपास जो फ्लूइड प्रेजेंट है, उसकी ओस्मोलैरिटी यानी कि ओस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। और अगर आप बात करो लूप ऑफ हैंडले के डिसेंडिंग लिम्ब की, यानी कि वो लिम्ब जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट था, तो वो वाटर परमिएबल है बट इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब वो अपने अंदर से वाटर को क्रॉस होने देता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को वो अपने में से क्रॉस नहीं होने देता। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर है वो तो सारा का सारा वो रीअब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सारे मूव आउट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो फिल्ट्रेट, जो छन के जो सोल्यूशन बाहर निकलेगा, वो कंसेंट्रेटेड होगा, मतलब गाढ़ा होगा, क्योंकि उसमें से जो पानी है वो सारा पानी लूप ऑफ हैंडले का डिसेंडिंग लिम्ब एब्सॉर्ब कर चुका है। अब जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें उल्टा हो जाएगा। असेंडिंग लिम्ब में वाटर इम्पर्मिएबल है, मतलब पानी एब्सॉर्ब नहीं होगा, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस है वो उनके लिए जो है परमिएबल है, मतलब उनको वो एब्सॉर्ब कर लेगा। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जब वो यूरिन डिसेंडिंग लिम्ब में से क्रॉस करके आया था, तो वो कंसेंट्रेटेड था, मतलब गाढ़ा था, उसमें वाटर कंटेंट कम हो गया था। लेकिन जैसे ही वो कंसेंट्रेटेड फिल्ट्रेट इस असेंडिंग लिम्ब में गया, तो वो डाइल्यूट हो गया, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो तो सारी निकल गई, और उसके अंदर वाटर का लेवल जो है थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इट मीन्स वो डाइल्यूट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं डीसीटी की, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से पहले हमने थोड़ा सा छोटा सा पार्ट देखा था।
डीसीटी के अंदर क्या होता है, डीसीटी के अंदर सोडियम आयंस और वाटर का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रीएब्जॉर्प्शन होगा। इसके अलावा जो डीसीटी है वो बाइकार्बोनेट आयंस को भी रीएब्जॉर्ब कर सकता है, और जो हाइड्रोजन और पोटाशियम आयंस है उनको कई बार रिलीज कर सकता है, और अमोनिया को भी रिलीज कर देता है। मतलब वो ये देखेगा कि कंडीशन कैसी है, ब्लड में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस कितना है। तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और यूरिन की पीएच को मेंटेन करने के लिए अगर कोई चीज फालतू है तो उसको रिलीज कर देगा, अगर कोई चीज कम है तो उसको रीएब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम कर सकता है। तो यहाँ पे आपको बच्चों डायग्रामेटिकली इन सारे पार्ट्स की जो है फंक्शनिंग समझाई हुई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये बोमेंस कैप्सूल है जिसमें ग्लोमेरुलस है। तो यहाँ पे बाहर की एरो दिखाने का मतलब है कि ये सारी चीजें जो है बाहर के फ्लूइड में जा रही हैं, और जो चीज अंदर आ रही है उसको हम इंटरनल एरो से दिखा सकते हैं। तो यहाँ से जो बाइकार्बोनेट आयंस है वो बाहर निकल गई, वाटर बाहर निकल गया, पोटाशियम आयंस बाहर निकल गई, लेकिन जो अमोनिया और हाइड्रोजन आयंस है वो अंदर आ गई। फिर जब ये यहाँ से होता हुआ लूप ऑफ एनले में गया तो जो वाटर था, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर के लिए जो है ये परमिएबल है, तो वाटर यहाँ से बाहर जा रहा है, लेकिन जब इधर आएंगे तो ये जो NaCl यानी कि जो सोडियम सॉल्ट्स हैं उन्हें बाहर निकाल देगा। इस तरह से यहाँ पे NaCl, वाटर, बाइकार्बोनेट आयंस बाहर चली जाएंगी, और जो पोटाशियम आयन, हाइड्रोजन आयंस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और यूरिया जो है वो भी अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो वाटर है वो बाहर चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। तो मीन्स जो कलेक्टिंग डक्ट है, जो लॉन्ग डक्ट है, जो किडनी के कॉर्टेक्स से लेके मेड्यूला के अंदर के पार्ट्स तक फैली हुई होती है, उसके अंदर यूरिन का जो मैक्सिमम वाटर वाला पार्ट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका काम ये है कि हमारे शरीर में से सिर्फ जो बिल्कुल फालतू चीज़ है वही बाहर निकले, उसमें से वाटर या अगर कोई ज़रूरी सोल्ट है तो उसको वो रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो वाटर का है उसको भी ये रीअब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि जो यूरिन है वो बिल्कुल कंसेंट्रेटेड हो, उसमें पानी किसी तरीके से ज़्यादा ना जाए। साथ ही साथ ये सेगमेंट जो है थोड़ा बहुत अमाउंट जो यूरिया का है उसको भी कई बार क्रॉस करवा देता है ताकि ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे। इसके अलावा ये हमारे ब्लड की जो पीएच और आयंस का बैलेंस है उसको भी मेंटेन करता है। मतलब जहां कहीं भी हाइड्रोजन आयंस और पोटेशियम आयंस की सिक्रीशन की बात होती है वहां पर भी हेल्प कर सकता है।